हेलो दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लक्षद्वीप के बारे में। दोस्तों, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड ये सही मायनों में भारत के अनमोल रत्न हैं। जिस लेवल की बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ एंड नेचर इन जगहों पर देखने को मिलती है, वैसी भारत में और कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। आमतौर पर इंडिया के बाकी शहरों में जो कूड़ा कचरा गार्बेज सड़कों पर आपको देखने को मिलता है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। ये कुछ ही जगह ऐसी बची हैं इंडिया में जहाँ पर नेचर अपने प्योरेस्ट स्टेट यानी विशुद्धतम अवस्था में मौजूद है। दोस्तों, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर सेव लक्षद्वीप के नारे लग रहे हैं। किस चीज से खतरा है इस द्वीप को, किस चीज से खतरा है इस लक्षद्वीप को? आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, लक्षद्वीप 35 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बनता है। ये आइलैंड वास्तविक में बहुत छोटे छोटे हैं। दोस्तों, इनका टोटल सरफेस एरिया 32.62 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी एक छोटे शहर से भी कम। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 64,473 यानी 60 से 70,000 के बीच में है। इस हिसाब से यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यदि पॉलिटिकली रूप से देखा जाए तो ना तो यहाँ कोई विधानसभा है और ना ही यहाँ के कोई मुख्यमंत्री होते हैं, यानी नो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड नो चीफ मिनिस्टर। इनका पूरा पॉलिटिकल फ्रेमवर्क केवल और केवल 3 लेवल्स पर है। पहला, पार्लियामेंट में यहाँ के एक एमपी होते हैं जो करंट में एनसीपी पार्टी से हैं, जिनका नाम है मोहम्मद फैजल। दूसरा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है लक्षद्वीप के अंदर, पंचायत। और तीसरा, प्रेसिडेंट एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करते हैं जो पूरे लक्षद्वीप की गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साल 2020 तक लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर दिनेश्वर शर्मा थे, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है। इनसे पहले भी ढेर सारे वेल एजुकेटेड आईएएस और आईपीएस ऑफिसर लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर रहे। तो ये एक ऐसी पोजीशन थी जो आमतौर पर ब्यूरोक्रेट्स को दी जाती थी। लेकिन 4 दिसंबर 2020 को दिनेश्वर शर्मा का देहांत हो गया और उनके बाद किसी आईएएस आईपीएस ऑफिसर को नहीं, बल्कि एक पॉलिटिशियन को लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया, और ये पॉलिटिशियन थे प्रफुल्ल के पटेल। दोस्तों, लक्षद्वीप में आज क्या चल रहा है, इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए पहले हमें प्रफुल्ल के पटेल के बारे में जानना होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह किसी आर्ट को समझने के लिए हमें आर्टिस्ट के बारे में पहले जानना जरूरी होता है। दोस्तों, प्रफुल्ल के पटेल ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत गुजरात में 2007 में एक एमएलए बनकर की। दोस्तों, 2010 में जब अमित शाह को सीबीआई द्वारा अरेस्ट कर लिया गया, तब नरेंद्र मोदी द्वारा प्रफुल्ल के पटेल को मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम बना दिया गया लक्षद्वीप का। इसके बाद जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब प्रफुल्ल के पटेल को दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया। दोस्तों, यहाँ भी पहले ट्रेडिशन हुआ करता था कि किसी आईएएस या आईपीएस ऑफिसर को ही एडमिनिस्ट्रेटर की जगह अपॉइंट किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ और एक पॉलिटिशियन को अपॉइंट किया गया। उसके बाद बात यहीं खत्म नहीं होती। दादरा एंड नगर हवेली, जो कि एक और यूनियन टेरिटरी है, उसका भी 2016 में प्रफुल्ल के पटेल को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया गया। अब एक नहीं बल्कि दो यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर थे ये। मानो जैसे पूरे देश में अच्छे ब्यूरोक्रेट्स की कमी हो रही हो, जिसके कारण एक ही पॉलिटिशियन को एक नहीं बल्कि दो जगह का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया गया। अप्रैल 2019 जब इन दोनों यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन होने थे, तब कैरेबियन मैगजीन ने रिपोर्ट किया कि इलेक्शन कमीशन ने प्रफुल्ल के पटेल को एक नोटिस इशू किया है। क्यों? क्योंकि उस समय जो दादरा नगर हवेली के ऑफिसर थे करण गोपीनाथन, उन्हें इन्होंने एक क्वायसिव रिक्वेस्ट की थी। इलेक्शन कमीशन ने इस चीज के लिए प्रफुल्ल के पटेल को डांटा और कुछ ही दिनों बाद जो ऑफिसर थे वहां के करण गोपीनाथन, उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। ये कोई इकलौती कंट्रोवर्सी नहीं थी दोस्तों जिसमें प्रफुल्ल के पटेल का नाम आया था। 2019 में दमन एंड दीव में 90 घरों को तोड़ा गया जो कि सी फ्रंट लाइन में थे। कहा गया था कि ये विकास के लिए किया जा रहा है। वहां के लोकल लोगों ने प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट, और जो वहां के एमपी थे दमन के लालू पटेल जी, उन्होंने कलेक्टर से रिक्वेस्ट की कि इन घरों को रिस्टोर कर दिया जाए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में। कलेक्टर साहब ने रिस्पॉन्स में कहा कि जो घर टूटे हैं वो लोग प्रधानमंत्री जी की आवास योजना में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जब प्रोटेस्ट बढ़ने लगे तो सेक्शन 144 इम्पोज किया गया और 2 सरकारी स्कूलों को टेम्पररी जेल में कन्वर्ट कर दिया गया वहां के प्रोटेस्टर को डिटेन करने के लिए। दोस्तों, अगली कंट्रोवर्सी हुई दिसंबर 2019 में। पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया
कि इन दोनों यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया जाए और एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। लोगों को उम्मीद थी कि इन यूनियन टेरिटरी को अपना स्टेटहुड दे दिया जाएगा, जैसे कि गोवा को दिया गया था, या फिर कम से कम अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अपना चीफ मिनिस्टर दे दिया जाए, ताकि ज्यादा डेमोक्रेटिक हो। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं और से कोई एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाए और वो सारी गवर्नेंस को संभाले और जनता के पास उसे वोट करके बदलने का और कोई मौका ही ना। लेकिन नहीं दोस्तों, इन दोनों यूनियन टेरिटरी को मर्ज करके उसका उल्टा ही हुआ। दोस्तों, क्या आप लोग गैस कर सकते हैं कि इस नई यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर कौन बना होगा? प्रफुल्ल के पटेल, दादरा एंड नगर हवेली के 7 बार रहे एमपी मोहन डेलकर जी, ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट भी रहे हैं। इन्होंने मुंबई के एक होटल रूम में सुसाइड कर लिया। 15 पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ गुजराती भाषा में। और दोस्तों, आप गैस कर सकते हैं कि किस व्यक्ति का नाम था इस सुसाइड नोट में। दोस्तों, प्रफुल्ल के पटेल। उनके बेटे अभिनव ने एलेज किया कि इनके फादर को हैरेस किया जा रहा था प्रफुल्ल के पटेल के द्वारा और 25 करोड़ की मांग की जा रही थी। अगर 25 करोड़ नहीं देते तो उनको धमकी दी गई थी कि उन पर फॉल्स केस रजिस्टर कर दिया जाएगा अंडर प्रिवेंशन ऑफ सोशल एक्टिविटी एक्ट। मुझे लगता है दोस्तों, इतनी इंफॉर्मेशन काफी है किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए। प्रेजेंट टाइम पर आते हैं तो दोस्तों, प्रफुल्ल के पटेल आज के समय न केवल दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बल्कि लक्षद्वीप के भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। क्या किया इन्होंने लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर बनके? पहला तो जो थोड़ी बहुत बची खुची डेमोक्रेसी थी लक्षद्वीप के लोगों के पास, उसे भी चूस लिया गया। अब यदि जो ये एमपी चुनते हैं 5 साल में, इसे इग्नोर कर दिया जाए तो ये अपने ऑफिशियल्स को सिर्फ और सिर्फ पंचायत लेवल पर ही चुनते हैं और पंचायत के पास से 5 डिफरेंट एरिया से पावर को हटा लिया गया है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्रीज एंड फिशरीज, यहां से पंचायत की पावर छीन ली गई है। दूसरा, नई पंचायत रेगुलेशन प्रपोज की गई है कि जिन लोगों के पास 2 से अधिक बच्चे हैं वो लोग अनएलिजिबल हो जाएंगे इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए लक्षद्वीप के अंदर। दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉ है। दोस्तों, आप लोग सोचोगे कि इस लॉ को पूरे देश में क्यों नहीं लगा देते कि सारे देश में ही जिन पॉलिटिशियंस के पास 2 से अधिक बच्चे हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते? नहीं दोस्तों, क्यों? क्योंकि इसका मतलब सीधा होगा कि बीजेपी के 303 एमपी जो इलेक्टेड हुए हैं उनमें से 96 एमपी ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे क्योंकि उनके 2 से अधिक बच्चे हैं। यानी कि बीजेपी के 1/3 एमपीज के पास 2 से अधिक बच्चे हैं। तो सवाल यह उठता है कि लक्षद्वीप में ही ऐसा नॉनसेंस कानून क्यों बनाया जा रहा है? क्या कोई ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है लक्षद्वीप में? यहां भी दोस्तों डाटा देख लेते हैं। लक्षद्वीप का फर्टिलिटी रेट ओनली 1.4 है, यानी वन ऑफ द लोएस्ट फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया। बिहार 3.2, उत्तर प्रदेश 3.0, मध्य प्रदेश 2.7 और राजस्थान 2.6। ये डेटा खुद सरकार की वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर द्वारा निकाला गया। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वुमेन लिटरेसी वन ऑफ द हाईएस्ट है पूरे देश में, 96.5% लक्षद्वीप के अंदर। तो दोस्तों, क्यों ऐसा रेगुलेशन लाया जा रहा है? लोकल लोग जो हैं वो अलेज करते हैं कि सरकार ऐसा कर रही है ताकि कुछ जो प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस हैं उन्हें रोका जा सके इलेक्शन लड़ने के लिए लक्षद्वीप के अंदर। तीसरा दोस्तों, लक्षद्वीप के लोग अलेज करते हैं कि प्रफुल्ल के पटेल ने ही कोविड-19 को लक्षद्वीप के अंदर फैलाया है। इस साल जब पूरे देश में कोविड की पहली वेव आई थी तब लक्षद्वीप में एक भी केस नहीं था कोरोना का, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर यह था कि कोई भी अगर लक्षद्वीप के अंदर आएगा तो उन्हें टेस्ट कराना पड़ेगा और टेस्ट कराने के बाद उन्हें 14 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। लेकिन जब प्रफुल्ल के पटेल एडमिनिस्ट्रेटर बने तो उन्होंने रूल्स को बदल दिया। दोस्तों, नए रूल्स में कहा गया था कि आपको बस एक नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट की जरूरत है और फिर आप आ सकते हैं इन आइलैंड्स पर। नतीजा क्या हुआ? जनवरी 2021 में पहला केस देखने को मिला लक्षद्वीप में। आज के दिन क्या स्थिति है दोस्तों? 6000 से भी ज्यादा कोविड केसेस हैं, 24 से भी ज्यादा मौत हो चुकी है। अगर ये एक सिंपल सा रूल चेंज नहीं किया जाता तो क्या ऐसा होता? शायद नहीं। चौथा है एक एंटी गुंडा एक्ट। अब आमतौर पर कैसे होता है दोस्तों, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाता है? अगर किसी को कुछ गलत करते हुए पकड़ा पुलिस ने तो पुलिस उसे अरेस्ट करती है, कोर्ट के सामने उसका ट्रायल होता है और फिर कोर्ट डिसाइड करता है कि वो इंसान दोषी है या नहीं, है ना दोस्तों। लेकिन रियलिटी में ऐसे हम कई केसेस होते हुए देख रहे हैं जिनमें सरकारें अपने अकॉर्डिंग लॉज बना रही हैं, जहां पावर पुलिस के पास जा रही है जो कि जुडिशरी के पास होनी चाहिए थी।
दोस्तों अब से तकरीबन 100 साल पहले एक रॉलेट एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, जहां पर किसी को भी अरेस्ट किया जाता था और जेल में डाला जाता था बिना कोर्ट के ट्रायल के। दोस्तों 100 साल बाद इंडियन गवर्नमेंट ने यूएपीए अमेंडमेंट बिल, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 2019 बनाया, जिसमें सेम चीज की सरकार को पावर है कि वो किसे टेररिस्ट घोषित करेगी और उन्हें बिना ट्रायल के जेल में डाल के रखा जा सकता है। मार्च के महीने में बिहार में भी एक ऐसा ही लॉ बनाया गया, बिहार स्पेशल आर्म पुलिस बिल 2021, जो पुलिस ऑफिसर्स को पावर देता है कि वो सर्च एंड अरेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं बिना किसी वारंट के। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर कोई पुलिस ऑफिसर खुद कोई ऑफेंस करता है इस एक्ट के अंतर्गत, तो कोर्ट को भी एक्शन लेने से पहले सरकार के एक ऑफिसर की ऑथराइजेशन लेनी जरूरी होगी। मतलब सरकार की परमिशन लेनी जरूरी है इससे पहले कि कोर्ट कोई एक्शन ले। अब दोस्तों लक्षद्वीप पर आते हैं। लक्षद्वीप में दोस्तों एक नए लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज। बेसिकली ये अलाउ करता है कि किसी भी इंसान को डिटेन किया जा सकता है बिना पब्लिक डिस्क्लोजर के फॉर अप टू 1 ईयर। अब क्या सेंस बना इसके पीछे दोस्तों? कुछ लोग कहेंगे कि क्राइम रेट बढ़ने लग रहा होगा, क्राइम रेट बढ़ रहा है, क्राइम रेट की प्रॉब्लम ज्यादा है इसलिए इस एक्ट को लाया गया है। दोस्तों अब मैं इसका भी आपको डेटा दिखाता हूँ कि क्या क्राइम रेट है लक्षद्वीप के अंदर। पूरे देश में लक्षद्वीप का क्राइम रेट लोएस्ट है, तो किसके लिए लाया जा रहा है ये बिल? अगर क्राइम रेट लोएस्ट नहीं भी होता तब भी कोई सेंस नहीं बनता था इस तरह के लॉ को इंट्रोड्यूस कराने का, क्योंकि ये लॉ नेचर ऑफ प्रिंसिपल जस्टिस के अगेंस्ट है, एंटी डेमोक्रेटिक लॉ है। किस रीजन के लिए ये लॉ बनाया जा रहा है? तो यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि प्रफुल्ल के पटेल इस्तेमाल करेंगे उन लोगों को जेल में डालने के लिए जो इनके डिसीजन को क्रिटिसाइज करते हैं, जो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। तो दोस्तों पंचायत की पावर को छीन लिया गया और पुलिस राज थोपा गया। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती दोस्तों। पांचवा, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी क्रिएट की गई। ऐसा कहा जाता है कि इससे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को लक्षद्वीप की जमीन बेच देना बहुत आसान हो जाएगा और वहां की जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है और इकोसिस्टम है उस पर एक बहुत बड़ा खतरा पहुंचेगा। प्रफुल्ल के पटेल का कहना है कि वो एक स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं लक्षद्वीप के अंदर। सोचिए दोस्तों, लक्षद्वीप के अंदर एक स्मार्ट सिटी जो कि इतने छोटे छोटे से आइलैंड है, जहां इतना अच्छा नेचर प्रिजर्व्ड हो रखा है। और बाकी देश का क्या? प्रफुल्ल पटेल जी से कोई पूछे, उनके दोस्त नरेंद्र मोदी 7 साल से क्या कर रहे हैं? मेन लाइन इंडिया में पूरा देश पड़ा है, बनाओ स्मार्ट सिटी। वहां पर कितनी बनाई अभी तक? छठा पॉइंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। प्रफुल्ल के पटेल गुजरात से आते हैं और गुजरात में अल्कोहल बैंड है बिहार की तरह। आप सोचेंगे कि जो उनकी थिंकिंग होगी उसी थिंकिंग को वो लक्षद्वीप में भी अप्लाई करेंगे, लेकिन नहीं दोस्तों। लक्षद्वीप में एक्चुअली में अल्कोहल पहले से ही बैंड थी, लेकिन प्रफुल्ल के पटेल ने उसका उल्टा किया। अभी तक लक्षद्वीप के एक आइलैंड के एक रिजॉर्ट पर एक शराब का ठेका हुआ करता था। अब प्रफुल्ल के पटेल ने इन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया और परमिशन दे दी कि और शराब के ठेके खुल सकें लक्षद्वीप के आइलैंड्स पर। सीपीआईएम के एक एमपी अलेज करते हैं कि प्रफुल्ल के पटेल ने बहुत से लोकल फिशरमैन के घरों को डेमोलिश करवाया। एक फिशरमैन का जो लक्षद्वीप में थे, उनका वीडियो भी वायरल हुआ है ट्विटर पर। छठवां पॉइंट दोस्तों ये दिखाता है कि कैसे वहां रहने वाले लोगों को तंग करने की कोशिश की जा रही है। लक्षद्वीप में बीप बैन लगा दिया गया है। दोस्तों आप लोगों को नहीं पता तो बता दूं कि लक्षद्वीप के लोगों, रहने वाले लोगों का कल्चर मलयाली कल्चर से काफी मेल जोल खाता है। वहां पर ट्रेडिशनली लोग बीफ खाते हैं, मतलब जबरदस्ती, पता होने के बावजूद भी कि ये वहां के लोगों का कल्चर का एक पार्ट है, बीफ बैन थोपा जा रहा है बेमतलब में। ओवरऑल दोस्तों हमारे यहाँ पर कुछ छोटे छोटे आइलैंड हैं, उनका एक ग्रुप है जहाँ की हवा साफ है, वातावरण शुद्ध है, किसी प्रकार का अभी तक कोई पॉल्यूशन नहीं है, लोग वेल एजुकेटेड हैं, वुमेन लिटरेसी रेट हाई है, कोई भी क्राइम नहीं है, ओवर पॉपुलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग वहाँ रहते हैं वो फिशिंग करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, लेकिन दोस्तों यहाँ के फिशिंग करने का तरीका बहुत अलग है, कमर्शियल फिशिंग से बहुत ही अलग है। थोड़ा बहुत टूरिज्म होता है जिससे वो लोग गुजारा चलाते हैं, लोगों में आपस में शांति व सामंजस्य है। अब अचानक से यहाँ पर एक पॉलिटिशियन आते हैं और सारा तहस नहस कर देते हैं, लोगों के घर तोड़वा देते हैं, लोगों को जॉब से फाइट करवा देते हैं, पंचायत पावर छीन लेते हैं, गुंडा एक्ट लोगों के ऊपर जबरदस्ती इम्पोज करते हैं। प्रफुल्ल के पटेल का कहना है कि उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट करना है। वो लक्षद्वीप को मालदीव से कंपेयर करते हैं कि जब मालदीव में ऐसे अच्छे रिजॉर्ट्स हो सकते हैं तो लक्षद्वीप में क्यों नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ सवाल यह उठता है कि किस तरह की डेवलपमेंट है, किसके लिए यह डेवलपमेंट है? क्या उस तरह के 5 स्टार रिजॉर्ट्स बनाने थे
लक्षद्वीप में रहने वाले लोकल लोगों का फायदा होगा या फिर उन पूंजीवादी लोगों का फायदा होगा जो बड़े बड़े अमीर आते हैं और जमीन खरीद लेते हैं और सारा प्रॉफिट ले जाते हैं इन रिजॉर्ट से? क्या इस तरह के डेवलपमेंट से बायोडायवर्सिटी बची रहेगी या वो भी खत्म हो जाएगी सारे देश की तरह? सोच कर देखिए दोस्तों, क्या वहां के लोग खुश होंगे इस तरह के डेवलपमेंट से? आशा करता हूं दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल ऐसे ही बढ़ा रहे और आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं। वीडियो को अपने दोस्तों में